हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे एक दृष्टि में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इससे पहले हमने मनोविज्ञान का परिचय पढ़ चुके हैं और फिर हमने मनोविज्ञान का क्रमिक विकास पढ़ा और फिर हमने मनोविज्ञान के प्रसिद्ध संप्रदाय पढ़े। एक दृष्टि में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन छोटे छोटे टॉपिक की जानकारी के बाद ही हम आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट्स में मैंने इन चीज़ों को लिखा हुआ है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं हमारे कुर्त को फक्का की। सबसे पहले तो किस चीज़ से संबंध है कुर्त को फक्का का। देखिए, क्वेश्चन टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन हमसे कैसे पुटअप कर रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन को कैसे भी पुटअप कर सकता है। तो सबसे पहले कुर्त को फक्का का संबंध किससे है? विकास से है, या इसका संबंध लर्निंग से है, या पर्सनैलिटी से है, या बुद्धि से। जैसे हमें विनय दे दिया गया, विनय का संबंध किससे है? तो किससे है, तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुर्त को फक्का का जो संबंध है वो हमारे लर्निंग से है, यानी कि किससे? हमारे अधिगम से है। फर्स्ट नंबर बात आप ये याद रखिएगा, किससे है? अधिगम से है। ठीक है, ये व्यवहारवादी हैं या संज्ञानवादी? तो हम बात करेंगे ये क्या है? संज्ञानवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्यवहारवादी कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, वॉटसन। ठीक है, ये सब हमारे कौन है? व्यवहारवादी। संज्ञानवादी कौन है? हमारे कॉलर। ठीक है, कुर्त को फक्का 1925 में जर्मनी में वर्दिमर व कॉलर के साथ मिलकर इन्होंने गैस्ट्रोलॉट मत का प्रतिपादन किया था। गैस्ट्रोलॉट मत का जो अर्थ है वह है समग्र आकृति, यानी कि संपूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और जब हमारी शिक्षण विधियों में इसका उपयोग किया तो पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि वार्षिक योजना से दैनिक योजना की ओर जब हम आते हैं तो हम कौन सी लर्निंग किसका उपयोग कर रहे हैं? तो हम कुर्त को फक्का के जो सिद्धांत हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके सिद्धांत का नाम क्या है? इनके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कॉलर है। समय 1925 था। आधार समग्र प्रत्यक्षीकरण, मतलब सब चीजों को एक साथ रखकर फिर अंतर्दृष्टि व सूझ के आधार पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो इसके सिद्धांत का अर्थ था। इसने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी सुल्तान नामक जो एक चिंपैंजी था उस पे किया था, कैनरी द्वीप के सहारे किया था। और छड़ी, बॉक्स और केले के गुच्छे का उपयोग किया था। किसका किया था फ्रेंड्स? छड़ी का किया था, केले का किया था और एक बॉक्स का किया था। ठीक है, क्या किया कि मान लो एक रूम लिया, उसमें चिंपैंजी को अंदर बंद किया और केले का गुच्छा ऊपर लटका दिया। ऑब्वियसली बात है, खाने का मन किसका नहीं करता भैया? खाना तो देखो सबको अच्छा लगता है। फिर वो तो पशु है बेचारा, उसको तो इतने सुंदर सुंदर केले क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? तो उसने क्या किया? उन केलों को क्या किया? लेने का प्रयास किया। ठीक है, जब उसने उस सुंदर केले को लेने का प्रयास किया तो उसके दिमाग में गए केले तो बहुत ऊंचाई पे थे, तो उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा। फिर भी उसको लगा अब भी केले हाथ में आ रहे, तो उसने छड़ी ली, फिर एक छड़ी को दूसरी छड़ी से बांधा। यानी कि इसलिए हम इसको कह सकते हैं इनसाइड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इनसाइड थ्योरी। सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत और गैस्ट्रोलॉट। क्या? गैस्ट्रोल्ट। ठीक है, गैस्ट्रोल्ट सिद्धांत। ये भी हमारी बात। इस सिद्धांत का उपयोग किसमें? अधिगम, यानी कि लर्निंग में। लर्निंग में कैसे? इनका कहना था कि अंतर्दृष्टि व सूझ के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। अंतर्दृष्टि क्या होती है? अचानक उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है? पूर्व अनुभव से सहायक होती है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। कैसी है फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक है। ठीक है, व्यवहारवादी नहीं है, संज्ञानवादी है। ठीक है, इनका कहना था कि जब व्यक्ति के सामने समस्या रखी जाती है, ठीक है, तो वो उसको समाधान करने के लिए खुद के अंदर से जो चीजें सोचता है, जब उन चीजों को जो सोचता है वह उसके स्थायी ज्ञान को प्राप्त करती है। कौन से ज्ञान को प्राप्त करती है? स्थायी ज्ञान को प्राप्त करती है। ठीक है, ये बात हुई हमारे गेस्टोलवाद की, वर्दिमर, कॉलर, कोफक्का, इन तीनों की। उसके बाद में बात करेंगे हम क्लार्क हल की। ठीक है, क्या कहते हैं क्लार्क हल की? बात सुनिए अब आप। क्लार्क हल का जो सिद्धांत है उसको प्राणीबद्ध व्यवहार भी कहा गया है। ठीक है, प्राणीबद्ध से ही अगर हम शब्दों में थोड़ा सा गौर करें तो देखिए कहीं ना कहीं प्राणी उद्दीपन अनुक्रिया, प्राणी उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपन को देख के प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। प्राणीबद्ध व्यवहार भी बोलते हैं इसको हम। इसको यथार्थ सिद्धांत भी बोलते हैं। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? यथार्थ का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है,
इसको हम आदर्श व सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो इसके कई नाम हैं, लेकिन इन सबको हम अधिगम में पढ़ेंगे। यह जो सिद्धांत है ये 17 स्वयं सिद्धियों, 17 उपनियमों एवं 133 प्रेमों पर आधारित है। देखिए ये जो सिद्धांत है ये व्यक्ति इस मतलब क्लार्क हल का जो मानना था, उनका मानना ये था कि जो प्राणी है वह स्वयं एक समस्या समाधान प्रणाली है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राणी की प्रक्रिया का प्रारंभ उसकी जैविक आवश्यकता से होता है। जब प्राणी में जैविक आवश्यकता की उत्पत्ति उत्पन्न होती है और जब प्राणी को लगता है कि उस चीज की उसको जरूरत है, तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वह विभिन्न विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न विभिन्न अनुक्रियाओं में से जिस अनुक्रिया से व्यक्ति को उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, वह उसी आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है और उसी अनुक्रिया को प्राणी सीख लेता है। और इसके कारण ही व्यक्ति की संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। और फिर उस उद्दीपक के प्रति उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना नहीं होता, उनका सीखने का मतलब है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं से है। इसलिए इस सिद्धांत को आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है। SOR थ्योरी, उद्दीपन, प्राणी और अनुक्रिया, ठीक है। देखिए इस सिद्धांत को सबसे अच्छा माना है स्किनर ने माना कि अगर सीखने के जो सिद्धांत हैं उनमें अगर सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धांत है तो वह सिद्धांत किसका है? वह सिद्धांत है हमारे क्लार्क हल का। क्लार्क हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक है। स्किनर और इनके सिद्धांत की एक बात है पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो देखिए वो स्किनर के सिद्धांत में किया गया था। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत की बात करें, पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया? अगर बात करें पुनर्बलन शब्द के प्रयोग की बात, तो वह अपने सिद्धांत में किसने किया था? स्किनर ने। किसने किया फ्रेंड्स? स्किनर ने। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया वह किसने दिया? हल ने दिया। किसने दिया? हल ने दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर पर, वो हमारे टर्मन, ठीक है। टर्मन का संबंध किससे है? तो टर्मन का संबंध है हमारे बुद्धि से, ठीक है। सबसे पहले विचार किसने दिया? टर्मन ने दिया, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो क्या है बुद्धि लब्धि का सूत्र? देखिए आप, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा में 100। देखिए अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक जटिल क्षमताओं का सेट है, परिवर्तनशील है, अनुभवों से परिवर्तन है, अनुकूल है। यानी कि जो हमारी बुद्धि है वह किससे? वह अनुभवों से प्रभावित होती है, ठीक है। किससे होती है? अनुभवों से होती है, वातावरण से होती है, ठीक है। इनसे क्या होती है? प्रभावित होती है, ठीक है। क्वेश्चन आए क्या इनसे प्रभावित होती है? तो बिल्कुल होती है, इनसे प्रभावित होती है। चिंतन तर्क कल्पने की क्षमता किस में होती है? हमारी बुद्धि में होती है। किस में होती है? हमारी बुद्धि। बुद्धि क्या है? बहुआयामी होती है। देखिए बुद्धि को कई जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने सबने बुद्धि के बारे में अलग अलग अपने विचार दिए। जैसे बिने ने कहा बुद्धि एक तत्व है, स्पियरमैन ने इसको 2 तत्व बताया, गिलफोर्ड ने इसको बताया, ठीक है। त्रियामी संरचना का सूत्र या COP दिया, ठीक है। और अभिसारी अपसारी संरचनात्मक चिंतन का सूत्र दिया। थॉर्नडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया, ठीक है। थर्स्टन ने दिया, थॉमसन ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा की दृष्टि से। अगर साइकोलॉजी की बात करें जहाँ बुद्धि हो और वहाँ हार्वर्ड गार्डनर ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम बुद्धि को चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखिए बुद्धि में बुद्धि लब्धि दी गई, बुद्धि उनकी स्थिति दी गई, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, इन सब की कहीं ना कहीं बुद्धि में बात की गई, ठीक है। बुद्धि के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम हमारे रोड शो पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो मनोवैज्ञानिक के नाम दीजिए, इसका किससे संबंध है, ये पूछा जा सकता है। तो टर्मन का संबंध किससे है? बुद्धि से है। हल का किससे है? लर्निंग से। कुर्ट लेविन का लर्निंग से। और रोशो का किससे है? पर्सनैलिटी से, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा व्यक्तित्व जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। देखिए व्यक्तित्व की बात करें तो सब मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से बताया। क्रैशमर ने अलग बताया, स्प्रेंगर ने अलग बताया, जुंग ने अलग बताया, ठीक है। इन सब ने इसको अलग अलग तरीके से बताया। फिर जब इसकी प्रक्षेपण की इसकी जो विधियां आई कि किन विधियों से इसको किया जाना चाहिए, तो इसकी विधियां 2 प्रकार की थी, प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां, ठीक है। तो प्रक्षेपी विधियां होती है जिनको हम प्रक्षेपण कर सकते हैं, जबकि अप्रक्षेपी विधियां वो होती है जिनका हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते, आमने सामने बैठकर हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो रोशो संबंधाई परीक्षण जो है ये कैसी है? प्रक्षेपण विधियां। कैसी हैं? प्रक्षेपण विधियां, ठीक है। प्रक्षेपण विधियां।
बात करें प्रक्षेपण विधियों की, तो देखिए हरमन रोशो ने सही दबाव कब दिया? 1921 में दिया। व्यक्तित्व मापन के लिए उपयोग में ली गई है। ठीक है, अप्रक्षेपी विधियां कौन सी होती हैं? जैसे हमारे जो साक्षात्कार होते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज होते हैं, केस स्टडी होती है, ये सारी चीजें, निष्पादन हो गया, प्रश्नावली हो गई, जीवन इतिहास विधि होगी, ये सारी हमारी किस में आती है? हमारी अप्रक्षेपी विधियों में आती है। ठीक है, और जो अप्रक्षेपी विधियां, उनमें कहीं ना कहीं क्या होता है? आत्मनिष्ठता का भाव होता है, वस्तुनिष्ठता का भाव होता है। ठीक है, ये बात होगी। तो अगर पूछा जाए कि प्रक्षेपण मद में कौन से मन का अध्ययन किया जाता है, तो कौन से मन का अध्ययन किया जाता है? इसमें अचेतन मन का। बिल्कुल रिट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से मन का? अचेतन मन का। अचेतन मन का संबंध किससे है? फ्राइड से। ठीक है, फ्राइड कौन है? मनोविश्लेषणवादी। कौन है? मनोविश्लेषणवादी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया इदम हैम परम हैम चेतन, क्या बताया? चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हमारी फ्राइड की। अब बात करेंगे अब हम हमारे मास्लो की। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फिर से वही रिपीट करूंगी, मास्लो का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हमारी अभिप्रेरणा से। किससे? अभिप्रेरणा से। ठीक है, ये क्या कहते हैं? मोटिवेशन। इन्होंने मोटिवेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना। ठीक है, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इन्होंने दो प्रकार के प्रेरक बताए, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? जिनकी जरूरत हमें शुरू से, ट्रिक से याद करें, जन्म से बच्चे को भूख लगती है, बच्चा क्या करता है? रोता है। प्यास लगती है, क्या करता है? रोता है। नींद आती है तो क्या करता है? सोता है। तो ये हमारी कौन सी आवश्यकता हुई? ये हमारी जैविक आवश्यकता ही, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको हम प्राथमिक भी कह सकते हैं, जैविक कह सकते हैं, शारीरिक प्रेरक कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। अर्जित प्रेरक, जो हम अर्जित करते हैं, व्यक्तिगत रुचि, जीवन का लक्ष्य और हमारी आदतें, यानी कि हमने उन चीज़ों को किससे ग्रहण किया है? वातावरण से किया है, हमारे मिलने वाले लोगों से ग्रहण किया है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उन्होंने हमें क्या अनुभव दिए हैं, उन चीज़ों से रिलेट करें, हम हमारा व्यवहार कैसा कर रहे हैं। ये देखिए, इसके सिद्धांत की बात करें तो अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत, मांग की पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले इन्होंने बताया था शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद बताया था सुरक्षा आवश्यकताएं, उसके बाद बताया था प्रेम और स्नेह की, उसके बाद बताया था सम्मान की, और उसके बाद बताया था आत्म सिद्धि की। ठीक है, इसकी आत्म सिद्धि की। क्वेश्चन अगर पूछा जाए सबसे निम्न स्तर का कौन सा है, तो होगा शारीरिक। सबसे उच्चतम स्तर का कौन सा होगा? आत्म सिद्धि। ठीक है, शारीरिक कौन सा है सबसे निम्न स्तर का? सबसे उच्च स्तर का कौन सा है? आत्म सिद्धि। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैस्लो ने कितने प्रकार दिए अभिप्रेरणा के प्रेरक के? 2 दिए, जन्मजात और अर्जित। 3 ऑप्शन देके पूछा था, जन्मजात कौन सा है, अर्जित कौन सा है, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? औषधता का सिद्धांत है, मांग की पूर्ति का सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार इनका क्या कहना था कि व्यक्ति कभी भी संतुष्ट मांगों से प्रेरित नहीं होता, कि जो चीज उसके पास है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति जो उसके पास नहीं है उससे असंतुष्ट होकर जो क्रियाएं करता है, उन चीजों के लिए जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य करता है, वो क्या कहती है? मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। तो इसमें देखिए निम्न से स्तर तक क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है। सब चीज़ों को सीरियल वाइज लिख के, और फिर किसी चीज़ को मान लो बीच में नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, निम्नतम स्तर कौन सा है? ठीक है, और उच्चतर स्तर कौन सा है? ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम हमारे सिगमंड फ्राइड की। तो देखिए, जब हमने पीछे अभी व्यक्तित्व की बात की थी, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई वो अचेतन मन का अध्ययन। तो जहाँ चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये सारी चीज़ कौन बताता है? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, देखिए, अगर फ्राइड की बात करें तो सबसे पहले लिबिडो, जो सदैव सुखों की खोज करती है। व्यक्तित्व के 3 कारक बताए थे, इदम, अहम और परम अहम। इदम क्या है? तो देखिए, इदम एक पार्श्विक प्रवृत्ति है
कैसी प्रवृत्ति है? पाशविक प्रवृत्ति है। पाशविक प्रवृत्ति से मतलब होता है कि जैसे पशु को सही गलत का ज्ञान नहीं होता, आप पशु को खुला छोड़ दीजिए, फिर चाहे आपकी रोटियां रखी हो कुछ, उसको नहीं पता कि ये रोटी मुझे खानी चाहिए या नहीं, वो सीधा जाके हर चीज में मुंह देने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए इसको पाशविक प्रवृत्ति कहा गया कि इसमें व्यक्ति को नहीं पता होता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। ये सिर्फ किसके सिद्धांत पर कार्य कर रही होती है? ये सुख के सिद्धांत पे कार्य कर रही होती है। ठीक है, सुख के सिद्धांत पे कार्य करती होती है, अतार्किक होती है, इसकी किसी भी चीज के पीछे कोई तर्क नहीं होता। ठीक है, कोई भी तर्क नहीं होता, यानी कि ये अतार्किक होती है। ठीक है, बालक जब छोटा होता है तो वो कौन सी प्रवृत्ति का उपयोग करता है? तो वो इदम का करता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो इदम हमारे कौन से मन में रहती है? तो इदम हमारे अचेतन मन में रहती है। ठीक है, कौन से मन में रहती है? अचेतन मन में रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इसके अहम की। ठीक है, अहम क्या है? तो देखिए, अहम जो है ये व्यक्ति को सत्यता का आभास करवाता है कि इच्छा पूर्ति के परिणाम क्या होंगे। ठीक है, कि मान लो अगर मेरी इच्छा हुई दारू पीने की और मैं दारू पी रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक बार मन में ये आभास करवाएगा कि तुम दारू तो पी ले हो, कोई बात नहीं पी लो, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है। जब वो नुकसान सोच के फिर मैं वापस रह जाती हूँ कि नहीं नहीं ये तो बहुत नुकसान करेगी, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो ईगो होता है ये हमारी क्या है? मानवीय प्रवृत्ति। देखिए, हम हमारे अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं, लोग कहते हैं वो किसी से बोलते नहीं, उसमें बहुत ईगो है। तो ईगो गलत नहीं होता, ईगो अपने आप में सही होता है। बस फर्क इतना है कि जो ईगो का उपयोग है वह हम सही जगह में करें और सही टाइम पर करें और सही और गलत व्यक्ति के साथ करें। ऐसा नहीं कि हम सबके साथ ही ईगो को अपनाएं। ठीक है, तो एक समायोजन में सहायक होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? हमारे तार्किक होती है। ठीक है, ईगो ईगो में चेतन और अचेतन दोनों मनों का समावेश होता है। इदम में अचेतन होता है, लेकिन ईगो में कौन सा होता है? चेतन, थोड़ा चेतन होता है और थोड़ा अचेतन होता है। ठीक है, थोड़ा चेतन होता है और थोड़ा कौन सा होता है? अचेतन होता है। हो गई बात खत्म। उसके बाद बात करते हैं परम अहम की। परम अहम क्या है? ये एक दैवीय प्रकृति है, इसका संबंध नैतिकता के साथ होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो रीति रिवाजों, कल्चर, संस्कृति, इन चीज़ों को समझने लग जाता है और वो क्या करने लग जाता है? इन चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग करने लग जाता है। ठीक है, तो एक दैवीय प्रकार की प्रकृति है कि मतलब यहाँ का जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से मैच्योरिटी का जो उच्चतम लेवल होता है ना, वो होता है। ठीक है, चेतन, अचेतन, अवचेतन। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की बात सिगमंड फ्राइड ने की है, तो क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड? तो देखिए, आप देखिए कि एक बार आप सर्च कीजिए कि अचेतन मन है क्या। तो देखिए, अवचेतन मन की जो पावर होती है ना, एक्सट्रीमली उस पावर को हम आज तक समझ भी नहीं पाए हैं और मुझे लगता है पूरे विश्व में उस पावर का उपयोग सिर्फ 1% या 2% व्यक्ति करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने अवचेतन मन का अगर प्रयोग करने लग जाता है, अचेतन मन का अगर प्रयोग करने लग जाता है, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत उच्चतम स्तर पर वह व्यक्ति होगा जिसने इस मन का प्रयोग किया है। ठीक है, हमारी सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो हर चीज़ करने के लिए हमें बाध्य करती है, जिसके शायद कभी हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रेगुलर रेगुलर सोचते हैं, हमारे एलओए में इतनी गहराई से उस चीज़ को बैठा लेते हैं, तो वो सब काम अपने आप होने लग जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे मन का रोड़ा है। देखिए, मन के बसाए सब है, मन में जब बसा लिया ना कुछ करना है तो फिर इंसान करके ही रहता है। और किसी भी चीज़ को कभी भी सबसे पहले हमारे मन मन में उस चीज़ को बैठाना, उसके बारे में करने से पहले 3 दिन उस चीज़ पर चिंतन करना, 7 दिन में देखिए भगवान अपने आप अपने लिए परिस्थिति उत्पन्न करने लग जाता है उस चीज़ की। ठीक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे मन पर। और फ्राइड ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने मनोलैंगिक भी बताया, उसकी मुख्य अवस्थाएं, गुदी अवस्था, जनेंद्रिय अवस्थाएं, सुप्त अवस्थाएं काफ़ी बताई। जब हम फ्राइड को पढ़ेंगे तो फ्राइड के हम तीनों जो स्तर हैं उनकी तीनों की बात करेंगे, जैसे इदम, अहम, परमहम, चेतन, अचेतन, अवचेतन और मुख्य, गुदीय, जनेंद्रिय, अचित्य और लैंगिक। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। उसके बाद बात करें हम हमारे फ्रॉबेल की, तो देखिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है, खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः द्वारा शिक्षा केंद्रित पर बल दिया गया है। तो देखिए, जब हम किंडरगार्टन प्रणाली की बात करते हैं और जब हम टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो इनका बहुत बड़ा एक रोल है। और इनका मानना था कि बच्चा खेल खेल में जो सीखता है ना, वो ज्ञान जो होता है बच्चे का स्थायी होता है। दूसरी बात, बच्चे में उसमें निरस्ता का भाव नहीं होता, बच्चे में उस मतलब
बच्चा उस कार्य को बहुत रुचि के साथ करता है। बच्चा जिस कार्य को रुचि के साथ करता है, उस कार्य को बच्चा लंबे समय तक निरंतरता तक कर सकता है। तो जब हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं या हमारे जो शिक्षा शास्त्र है, उसमें फ्रॉबेल ने ये चीज़ें बताई हैं। उसके बाद बात करें हमारे स्किनर की, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक निर्माण की आधारशिला माना है। उससे पहले हम बात करें कि स्किनर का संबंध किससे है, तो स्किनर का संबंध भी हमारे लर्निंग से ही है। ठीक है, बी.एफ. स्किनर, इन्होंने 1938 में अपना सिद्धांत दिया था। इनमें नवाचार में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, जैसे रेखीय, शाकित, मैथमेटिक्स, जो अभिकर्मित नवाचार हैं साइंस में या हिंदी में, उसमें उन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहे और कबूतर पे किया था। ठीक है, इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि व्यक्ति कोई भी क्रिया करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, और जब स्किनर के सिद्धांत में प्राणी अनुक्रिया करने से पहले प्राणी वातावरण में कुछ घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर वहीं हम पावलोव की बात करते हैं, तो पावलोव कहते हैं कि पहले प्रक्रिया घटित होगी, उसके बाद व्यक्ति क्रिया करेगा। लेकिन स्किनर सीएनएस पर बल देते हैं। वो कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि व्यक्ति प्राणी का जो व्यवहार होता है वह ऐच्छिक होता है। ठीक है, और स्किनर ने सबसे अच्छा सिद्धांत बताया वो क्लार्क हल का बताया। पुनर्बलन का सबसे पहले प्रयोग अपने सिद्धांत में किसने किया था? तो वह फ्रेंड्स किसने किया है? स्किनर ने किया है। किसने किया है? स्किनर ने किया है। स्किनर ने पुनर्बलन को 3 भागों में बांटा था, धनात्मक उप पुनर्बलन और ऋणात्मक उप पुनर्बलन। ठीक है, इतनी बात करने के बाद हम बात करेंगे कार्ल जू की। ठीक है, जब हमने व्यक्तित्व को पढ़ा तो हमने कार्ल जू की बात की। उन्होंने बताया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, अब अंतर्मुखी कौन होते हैं? कि जो व्यक्ति खुद के व्यक्तित्व लक्षण स्वभावों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो चाहे कितना भी परेशान हो, चाहे कितना भी, देखो वो अपनी मन की बात कभी भी किसी से नहीं करता है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वो सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, नेता जो लोग होते हैं, जो दूसरों की समस्याओं का सुनते हैं और दूसरों की समस्याओं का समाधान भी करने में सक्षम होते हैं। जो अंतर्मुखी होता है, ना वो सुनना पसंद करता है, ना वह किसी को बोलना पसंद करता है। खैर, ऐसा सभी अंतर्मुखियों के साथ नहीं होता, लेकिन अगर हम शब्दों पे जाएँ तो शब्दों का अर्थ यही होता है। ठीक है, महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से, बिल्कुल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का उपयोग हमारी एनसीएफ में भी कहा गया है, हमारे एनईपी 2020 में भी इस पे जोर दिया गया है। कहा गया कि बच्चा जितना मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को लगता है कि वह घर में ही पढ़ रहा है, तो वह उससे उसको अपनत्व फील होता है, वो ज़्यादा अच्छा सीख पाता है। जब हमने इसकी शिक्षा की बात की थी तो शरीर आत्मा का सर्वोत्तम बताया था, मैंने ट्रिक से आपको याद भी करवाया था। तो ये अपने महात्मा गांधी की होगी। उसके बाद वॉटसन व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इनका कहना था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये व्यवहारवादी थे। वॉटसन क्या थे? व्यवहारवादी थे। गैस्ट्रोलवादवादी कौन थे? वो हमारे संज्ञानवादी थे। अब बात करें थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो थॉर्नडाइक कौन है? पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ठीक है, इनके जो सिद्धांत हैं उसमें इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, मृत मछली को उद्दीपक के लिए रखा था, और यंत्र का था पजल्स बॉक्स था। ठीक है, इसको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और आवर्ती का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आवर्ती का सिद्धांत क्यों कह सकते हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं इनके मुख्य और गौण नियम पर, जहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मुख्य नियम क्या है? मुख्य नियम इनके 3 हैं। पहला है तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इनके गौण नियमों की, तो इनके जो गौण नियम है वो पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, उसके बाद है मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, उसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, उसके बाद सादृश्यता का नियम, और उसके बाद करते हैं साचर्यता का नियम। ठीक है, ये इनके हैं गौण नियम। देखिए, जब हम इनके सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका कहना था कि व्यक्ति में जब तक तत्परता नहीं होगी तब तक व्यक्ति सीख नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इनके नियम को तैयारी का नियम भी कहा गया। ठीक है, ये कहते थे कि व्यक्ति में एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब तक उसको प्यास ही नहीं लगेगी तब तक वो पानी कैसे पिएगा। इसलिए इस नियम को उन्होंने क्या किया, तैयारी का नियम भी कहा। सीखने की प्रक्रिया में इनका कहना था कि सबसे पहले व्यक्ति का मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक बाह्य अभिप्रेरणा या बाह्य जोर चाहे उस पर कितना भी लगा लिया जाए, व्यक्ति नहीं सीख सकता है। ठीक है, आवर्ती से संबंध उसका अभ्यास से है कि बार बार किसी चीज का दोहरान करता है व्यक्ति, तो व्यक्ति का उस क्रिया के साथ एक संबंध हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद प्रभाव का नियम ये है कि जब व्यक्ति क्रिया करता है तो अच्छा या बुरा, अगर अच्छा होता है तो उस क्रिया का फिर से दोहरान करता है, और अगर उस क्रिया से उसको बुरा लगता है तो वह उस चीज़ का दोबारा दोहरान नहीं करता। ठीक है। उसके बाद बात करें हम हमारे जीन पियाजे की। क्या कहते हैं जीन पियाजे? तो देखिए, जीन पियाजे संज्ञानवादी विकास, बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास माना गया। ठीक है। वाइगोत्स्की हुए, जीन पियाजे हुए, ये सब क्या है हमारे संज्ञानवादी। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम इनको देखते हैं। इन्होंने क्या बताया? 4 अवस्थाएं बताई। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। कितनी बताई? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। 0 से 2 कौन सी बताई? संवेदी पेशीय अवस्थाएं। तो इनका कहना था कि जो संवेदी पेशीय अवस्था है उसमें जो बच्चा होता है वह खुद के संवेगों के आधार पर कार्य करता है। ठीक है। यानी कि अनुकरण करना, ये जो सारी चीजें होती है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यवहार करना, ये जो सारी चीज होती है बच्चों के संवेग, यानी कि बल्ब बुलाना, छोटा बच्चा है जैसे उंगलियों को पकड़ता है, ये सब जो रोता है, ये सारी चीजें 0 से 2 में। 2 से 7 हमारी पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है, देखिए उसकी अगर अपन बात करें पूर्व सक्रियात्मक की, ठीक है, तो इसको एक तार्किक, मतलब तार्किक से पहले की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे में क्या भाव होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति उसका केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि वो उस चीज़ से सोचता है, वो चीज़ के एक ही एस्पेक्ट को समझ पाता है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, सारी दुनिया मेरे लिए चल रही है, सब मुझे ही देखें, ऐसा उसके अंदर भाव होता है। इस टाइम बच्चे में वर्गीकरण की भावना नहीं होती, संरक्षण की भावना नहीं होती। उसके बाद बात करें 7 से 11 मूर्त सक्रियात्मक की। मूर्त सक्रियात्मक मतलब मूर्त मतलब देखना, और मतलब बच्चा देख के किसी चीज के बारे में चिंतन कर सकता है, लेकिन बिना देखे नहीं कर सकता। यहाँ तार्किक चिंतन का प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन उच्चतम स्तर पर नहीं होता। यहाँ बच्चा शेप्स को डिवाइड करने लग जाता है, चीज़ों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने लग जाता है, कलर्स की चीज़ों को डिफाइन करने लग जाता है। ठीक है। बच्चा कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्ट को समझने लग जाता है कि अगर बच्चे को एक बड़ा गिलास दे दिया और एक छोटा गिलास और एक गिलास चौड़ा दे दिया, तो जब बच्चा पूर्व सक्रियात्मक होता है तो बच्चों को लगेगा कि इस गिलास में ज़्यादा पानी आया है। ठीक है। लेकिन ये फर्क है जब बच्चा मूर्त सक्रियात्मक में होता है। जब बच्चे को एक गिलास लंबा और एक गिलास चौड़ा दे दिया तो बच्चा कहीं ना कहीं ये समझ जाए कि ये गिलास लंबा है और ये गिलास चौड़ा, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी आया है। और यहाँ बच्चा क्या करेगा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को क्रम से दर्शाने लग जाएगा। 11 से 15 अमूर्त सक्रियात्मक। ठीक है। अमूर्त मतलब होता है कि बच्चा चीज़ों को बिना देखे हुए बच्चे उनके बारे में बैठे बैठे कल्पना कर सकता है, उनके बारे में बैठे बैठे चिंतन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हमारे मैकडूगल की। मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। देखिए, विधायक जो विज्ञान जो है, ये क्वेश्चन कई बार रीट में पूछा जा चुका है कि विधायक विज्ञान क्या है, किसने कहा है? तो मैकडूगल है। और मनोविज्ञान क्या है? तो विधायक विज्ञान है। ठीक है। इन्होंने जो अपने बताए थे, संवेग बताए थे, तो उनकी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद प्लूटो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण का विशेष महत्व है। अगर क्वेश्चन है अनुकरण का विशेष महत्व किसने बताया, तो प्लूटो ने बताया है। पावलोव, रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिल्कुल 1904 में किया था। और ये क्या करते थे कि जैसे कुत्ता है, कुत्ते के सामने पहले भोजन रखा, फिर घंटी बजाई, ऐसी प्रक्रिया उन्होंने 2-3 बार की। और फिर एक टाइम बाद में क्या करने लगे, जैसे घंटी बजा दी और खाना नहीं रखा, तो कुत्ते के क्या होता था कि लार गिरती थी। ठीक है। तो यानी कि कुत्ते ने क्या कर लिया था कि अनुबंधित कर लिया था। इसलिए जो स्किनर है वो कहते हैं कि व्यक्ति मतलब कुछ उद्दीपन होने की घटना का इंतजार नहीं करता। ठीक है। जबकि जो पावलोव होता है वो क्या है, उद्दीपक के बारे में इंतजार करता है कि जब घंटी बजेगी तब खाना आएगा। ठीक है। जबकि उसमें क्या होता है, वो सीएनएस पे डिपेंड करता है, यानी कि व्यक्ति की जो केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र है वह कार्य करते हैं, वह उसको सक्रिय करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। वुंट, लिपिंजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। 3 अवस्थाएं दी थी, 6 प्रवस्थाएं दी थी। ठीक है। हिंज की थ्योरी पर डिपेंड है। ठीक है। और नारी मतलब इसमें ये लैंगिक उसको दर्शाता है। ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं इसके जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना हुई थी। उसके बाद आई सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण के द्वारा सीखने का सिद्धांत, बिल्कुल
इसमें इन सिद्धांत के अनुसार उनका कहना था कि व्यक्ति जो होता है वो अवलोकन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। बांडुरा ने अपनी एक पुस्तक थी सोशल लर्निंग थ्योरी, उसमें भी इसकी विवेचना की है। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार प्राणी वातावरण में जो उद्दीपक होता है उनके प्रति यंत्रवत क्रिया नहीं करता, अपितु उसके सामने अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन के अनुभवों एवं अंतर्दृष्टि द्वारा छांटता है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर उसको लगता है तो वह उसी कार्य को मतलब अपने जीवन में ढालता है, उस कार्य को वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, व्यक्ति जो अधिकांश भाग होता है वह देखकर, सुनकर, ये समझकर सीखा हुआ होता है। इसलिए हमें बच्चों के सामने हमेशा एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। बांडुरा ने यह सिद्धांत जीवित जोकर पर किया था, बेबी डॉल पर किया था और बालकों के समूह पर प्रयोग करने के बाद ही दिया था। इसलिए इस सिद्धांत को हम अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। कैसा सिद्धांत? अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो सोपान दिए थे वो थे अवधान, स्मृति, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे बाल एवं विकास की।